Welcome back. Now let's revise refund chapter. चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए पहले केसेस समझते हैं कि कौन कौन से केसेस में हम लोग रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। पहला केस है ज़ीरो रेटेड सप्लाई। अब देखो दो तरह के ज़ीरो रेटेड सप्लाई होते हैं। एक होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एंड दूसरा होता है सप्लाई टू SEZ unit or developer for their authorized operations. ये दोनों हो गए ज़ीरो रेटेड सप्लाई। अब क्या इन दोनों केसेस में हमको रिफंड मिलता है? द आंसर इज यस, हमें रिफंड मिलता है। अब रिफंड के लिए भी गवर्नमेंट ने यहाँ दो मेथड दे रखे हैं, या तो विथ पेमेंट ऑफ IGST और दूसरा है विदाउट पेमेंट ऑफ GST। इसको और एक नाम से बोलते हैं अंडर बॉन्ड और LUT। तो यहाँ हम लोग बॉन्ड देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट GST, एंड उसके बाद जो परचेजेस पे टैक्स पे किया उसका रिफंड मिल जाता है। अभी विथ पेमेंट ऑफ IGST देखो कैसे काम करता है। जैसे ही आज आपने एक्सपोर्ट किया, 100 रुपीज़ का एक्सपोर्ट किया, उस पे आप IGST चार्ज करोगे 18। ये 18 ना आप सामने वाले से कलेक्ट नहीं करोगे, जो आपका कस्टमर है आउटसाइड इंडिया उससे कलेक्ट नहीं करोगे। ये 18 रुपीज़ आप पे कर दोगे। से सपोज ITC 10 रुपीज़ का पड़ा था मेरे पास और कैश मैंने 8 पे कर दिया, तो मैं ये पे कर दूंगा और फिर गवर्नमेंट विल गिव मी अ रिफंड ऑफ 18 रुपीज़ इन माई बैंक अकाउंट। तो क्या हुआ देखिए, इस केस में मैंने ये सक्सेसफुली ये ITC ऑफ 10 कन्वर्ट कर दिया है कैश में। तो दैट इज़ द होल पर्पस। एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ IGST में क्या होता है, जो भी मैं IGST पे करता हूँ वो मैं दो तरह से पे कर सकता हूँ, या तो ITC से या E-कैश लेडजर से। अब मैं कैसे भी पे करूँ, गवर्नमेंट मुझे 18 रुपीज़ बैंक अकाउंट में दे देगा। तो आई सक्सेसफुली कन्वर्ट माई ITC into कैश। दिस इज सजेस्टेड एट द बिगिनिंग। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, आप बहुत सारे कैपिटल गुड्स वगैरह खरीदते हैं तो बहुत ITC अक्यूमुलेट हो जाता है, उसका आपको रिफंड चाहिए, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अंडर बॉन्ड और LUT ना आपको कैपिटल गुड्स पे जो ITC पे किया है उसका रिफंड नहीं ले सकते हैं। तो विथ पेमेंट ऑफ IGST इज यूजफुल इन सच केसेस। अब विदाउट पेमेंट में क्या होता है, विदाउट पेमेंट में जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना तो 100 रुपीज़, GST कुछ नहीं, टोटल 100। और फिर क्या करते हो, जो अनयूटिलाइज्ड ITC है, अनयूटिलाइज्ड ITC मतलब सर जो परचेजेस पे टैक्स पे किया हुआ रहेगा ना उसका रिफंड ले सकते हैं। अनयूटिलाइज्ड ITC कैन बी क्लेम्ड एज रिफंड। क्या इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई फॉर्मूला दे रखा है? हाँ। अब कितना रिफंड क्लेम कर सकते हैं? बेसिकली देखो, एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू ITC वही होना चाहिए, क्योंकि ITC रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इज व्हाट इज एलिजिबल फॉर रिफंड। लॉ में भी यही लिखा हुआ है। रिफंड का फॉर्मूला क्या है, टर्नओवर ऑफ ZRS of goods plus turnover of ZRS of services divided by adjusted total turnover into net ITC।
अब ये 4 टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग समझना है हम लोग को। टर्नओवर ऑफ ZRS ऑफ गुड्स, कब हम लोग किसी चीज को टर्नओवर ऑफ ZRS ऑफ गुड्स मानेंगे? When the goods are exported outside India. और turnover of ZRS of goods will be export value or 1.5 times of domestic pricing whichever is lower. क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा था, some people were trying to show more export value even though it was not that value which anyone would pay. तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक्सपोर्ट वैल्यू और 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू whichever is lower. तो अगर आप डोमेस्टिकली 100 रुपीज़ में सेल करते हो, तो अगर आप एक्सपोर्ट 120 में करोगे चलेगा, पर अगर आप एक्सपोर्ट इसको 200 में कर रहे हो तो गवर्नमेंट 200 अग्री नहीं करेगा। 100 का 1.5 टाइम्स 150, तो विच एवर इज लोअर विल बी कंसिडर्ड। समझ में आया? ओके, देन एक्सपोर्ट वैल्यू को भी डिफाइन किया है। दिस विल बी इनवॉइस वैल्यू और FOB value as per shipping bill, whichever is lower. Let me tell you the reason for this. अभी क्या होता है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, 2 तरह की बिलिंग हो सकती है। पहला CIF वैल्यू। CIF मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, आई एम रेस्पॉन्सिबल टू डिलीवर इट टू दी रेसिपिएंट्स प्रीमाइस, तो वहां तक का जो भी वैल्यूएशन होगा वो कंसिडर होगा CIF वैल्यू। तो हम लोग इनवॉइस में क्या लिख देते हैं? CIF। बट बताओ, क्या एक्सपोर्ट बेनिफिट सामने वाले के कंट्री तक मिलना चाहिए या इंडिया तक? सर इंडिया तक। इसीलिए इसका कंपैरिजन है FOB मेंशन्ड इन शिपिंग बिल। शिपिंग बिल जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो शिपिंग बिल फाइल करते हो, उसमें जो FOB लिखा हुआ है ये इंडिया के पोर्ट तक का वैल्यू है या एयरपोर्ट तक का वैल्यू है। दोनों में से जो लोअर होगा वो कंसिडर होगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना व्हेन इट कम्स टू टर्नओवर ऑफ ZRS ऑफ गुड्स। ओके, देन वी हैव ZRS ऑफ सर्विसेज। सर ZRS ऑफ सर्विसेज क्या होता है? ZRS ऑफ सर्विसेज जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, आपने सर्विस कंप्लीट भी कर दी है प्लस यू हैव रिसीव्ड फॉरेक्स। अगर ये दोनों चीज कंप्लीट हो गया तो वो ZRS बन जाएगा। मतलब अगर सर्विस कंप्लीट होगा नेक्स्ट ईयर और एडवांस मिला है इस ईयर, तो वो नेक्स्ट ईयर एक्सपोर्ट माना जाएगा। अगर सर्विस कंप्लीट इस ईयर हो गया है, पैसे आए नहीं है, तो जब पैसे आएंगे तो यहाँ विचएवर इज लेटर अप्लाई होता है ZRS ऑफ सर्विसेज में। इसीलिए वहाँ डेफिनेशन में भी आप देखोगे तो लिखा हुआ है जितना पेमेंट मिला प्लस एनी सर्विस विच वॉज प्रोवाइडेड इन लास्ट ईयर, पेमेंट वॉज रिसीव्ड इन लास्ट ईयर बट सर्विस वॉज प्रोवाइडेड इन करंट ईयर, वो ऐड करेंगे। और समथिंग विच इज एडवांस उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि इस साल एडवांस मिला है तो नेक्स्ट ईयर जब ट्रांजैक्शन खत्म होगा तब उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा। सो ZRS ऑफ सर्विस में ये याद रखना, सर्विस भी कंप्लीट होना चाहिए प्लस फॉरेन एक्सचेंज भी मिलना चाहिए। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तब उसको ZRS ऑफ सर्विसेज मानेंगे। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में एक ही एक्सक्लूजन है। क्या एक्सक्लूजन है सर? वो एक्सक्लूजन है एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि देखो जो नेट ITC होता है वो तो एग्जेम्प्ट सप्लाई छोड़ के ही होता है, इसीलिए एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड नहीं होता है। और जो ZRS का वैल्यूज आप न्यूमरेटर में कंसीडर कर रहे हो वही ZRS का वैल्यू डिनोमिनेटर में कंसीडर होगा। मतलब अगर गुड्स का एक्सपोर्ट वैल्यू 200 है और ये 150 आता है, तो 150 अगर आप ZRS ऑफ गुड्स कंसीडर कर रहे हो तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी 150 ही कंसीडर करोगे। फिर नेट ITC इज
ITC on input and input services availed during the tax period. Availed during the tax period. जितना आपने अवेल किया है वही कंसिडर होगा ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड. देखो, आप रिफंड एप्लीकेशन ना मंथली फाइल कर सकते हो, क्वार्टरली फाइल कर सकते हो, 2 मंथ्स का एक बार फाइल कर सकते हो, 2 ईयर्स के बाद नहीं फाइल कर सकते. फ्रॉम द रेलेवेंट डेट 2 ईयर्स के बाद फाइल करना अलाउड नहीं है, बट अदरवाइज फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है. तो जिस भी फ्रीक्वेंसी के लिए आप फाइल कर रहे हो ना, जैसे आप अगर क्वार्टरली फाइल कर रहे हो तो ये क्वार्टरली डेटा होगा, सारा का सारा क्वार्टरली डेटा होगा. अगर आप 1 ईयर के लिए फाइल कर रहे हो तो ये सारा का सारा ईयर का डेटा होगा. सर 2 फाइनेंशियल ईयर क्लब हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सर अगर मेरा बैलेंस ई क्रेडिट में है ही नहीं तो क्या मैं अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकता हूँ? नाम का तो रेस्पेक्ट करो, बोलता है अनयूटिलाइज्ड आईटीसी. तो जब बैलेंस रहेगा तभी उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो. सो मैक्सिमम रिफंड विच यू कैन क्लेम इज फॉर्मूला और ई क्रेडिट बैलेंस. और ई क्रेडिट बैलेंस कौन से डेट का सर? 2 दिन का. एक एंड ऑफ टैक्स पीरियड जिसके लिए आप फाइल कर रहे हो, एंड डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन. एंड ऑफ टैक्स पीरियड एंड ई क्रेडिट बैलेंस एज ऑन डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन. और ये तीनों का जो लोअर होगा दैट विल बी कंसिडर्ड. ये तीनों का लोअर, उतना रिफंड आपको मिल जाएगा. मतलब से सपोज अगर फॉर्मूला से आपको 2 लाख का रिफंड आता है, पर आपका बैलेंस ना ई क्रेडिट लेडजर में 50,000 है, तो कितना अनयूटिलाइज्ड है? 50,000. तो 50,000 का ही आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, उससे ज़्यादा का रिफंड आप क्लेम नहीं कर सकते हो. दैट इज क्लियरली गिवन इन द लॉ. सो दिस इज विथ पेमेंट, विदाउट पेमेंट. विदाउट पेमेंट सबके लिए अलाउड है, कोई टेंशन नहीं है. विथ पेमेंट ना थोड़े स्पेसिफाइड गुड्स के लिए नहीं मिलता है. वो स्पेसिफाइड गुड्स आपके सिलेबस में नहीं रखा है इंस्टीट्यूट ने, बट पान मसाला, वो थोड़े एसेंशियल ऑयल्स, वो सब केस में विथ पेमेंट ऑफ IGST अलाउड नहीं है. विदाउट पेमेंट ऑफ IGST अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. उसके बाद द सेकेंड डिस्कशन is regarding inverted tax structure. अब inverted tax structure में होता क्या है? inverted tax structure में आपका rate of tax on input से सपोज 18% है, और rate of tax on output मतलब जो आप फिनिश्ड गुड्स बनाते हो ना, उस पे रेट ऑफ टैक्स है 5%. तो इस केस में ना हमेशा क्या होगा, आपके पास अनयूटिलाइज्ड ITC रहेगा. क्यों? क्योंकि आप हमेशा ज़्यादा ITC क्लेम करोगे कंपेयर टू योर आउटपुट लायबिलिटी. आपका आउटपुट लायबिलिटी हमेशा कम रहेगा. देन इन दीज केसेस व्हाट कैन बी डन? सो गवर्नमेंट हैज सेड ये जो अनयूटिलाइज्ड ITC है ना, इसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं. हाँ क्या सर? हाँ, अनयूटिलाइज्ड ITC का रिफंड क्लेम कर सकते हैं. यहाँ फॉर्मूला क्या है सर? टर्नओवर अंडर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर इनटू नेट ITC ऑफ इनपुट्स. खाली इनपुट्स ही कंसिडर होता है यहाँ, और यहाँ डिवाइड किससे करोगे? एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से. और यहाँ आके माइनस टैक्स पेड अंडर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर इनटू net ITC on inputs divided by total ITC on
इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। अगर आप दोनों फॉर्मूला में देखोगे तो कैपिटल गुड्स कहीं कंसिडर ही नहीं होता है। देखो कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलता है, ऐसे नहीं बोल रहे कि कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा, कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलता है। इट्स जस्ट दैट फॉर्मूलाज में नहीं आता है कैपिटल गुड्स का कहीं भी। अब अगर इस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखोगे ना, दिस इज नथिंग बट proportionate ITC माइनस proportionate आउटपुट। देखो आपको जब टैक्स पेएबल फाइंड करना रहता है तो आप क्या करते हो, आप करते हो आउटपुट माइनस आईटीसी। यहाँ आपको रिफंड चाहिए तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी देखो इनपुट्स पे जितना आईटीसी लिया है वो कितना इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इसीलिए तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। से सपोज पूरा मेरा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर ही है और यहाँ इनपुट में मैंने 18 रुपीज़ पे किया है, ये भी 100 है ये भी 100 है, तो क्या आएगा 18 रुपीज़। अब टैक्स पेड अंडर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, से सपोज टैक्स पेड 100 रुपीज़ मेरा टर्नओवर था, 100 रुपीज़ इंटू 5%, ये 5 रुपीज़ हुआ। 5 रुपीज़ इनपुट पे मैंने आईटीसी लिया है, तो इनपुट पे आईटीसी कितना लिया 18, टोटल आईटीसी भी 18 है, तो ये कैंसिल करेंगे तो 5 रुपीज़ आएगा। तो मेरे को रिफंड कितना मिलेगा 13 रुपीज़ का। पर दिस इज ओनली व्हेन यू डोंट हैव एनी टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विसेज, नहीं तो ये कैलकुलेशंस वर्क नहीं करेंगे। बट टेक्निकली हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये आउटपुट का प्रोपोर्शनेट है, ये आईटीसी का प्रोपोर्शनेट है, बस इतना ही कर रहे हैं। इट्स नथिंग बट प्रोपोर्शनेट आईटीसी माइनस प्रोपोर्शनेट आउटपुट। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग टू क्लेम रिफंड। इनपुट सर्विसेज का पूरा रिफंड तो नहीं मिलता है, यहाँ इनपुट सर्विसेज नहीं लिखा हुआ है, बट एटलीस्ट इनपुट सर्विसेज जब आप आउटपुट का फाइंड कर रहे हो ना, देखो ये है मेरा आउटपुट टैक्स पेड अंडर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, इसमें से हम फाइंड कर रहे हैं कि इनपुट्स कितना होगा और इनपुट सर्विसेज कितना यूज किया होगा, इसीलिए हम लोग प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं। दैट्स वाई द फॉर्मूला लुक्स दिस वे, प्रोपोर्शनेट आईटीसी माइनस प्रोपोर्शनेट आउटपुट। ये अच्छे से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद थर्ड सेगमेंट आता है डीम्ड एक्सपोर्ट। अब देखो डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में ना रिफंड मिलता है सर, हाँ रिफंड मिलता है ना। किसको मिलता है सर डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में रिफंड? डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में रिफंड विल बी एलिजिबल, पहले तो 4 ही ट्रांजैक्शन डीम्ड एक्सपोर्ट है। सप्लाई टू अ पर्सन हैविंग एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस, सप्लाई टू अ EOU, supply to a person having EPCG license, and supply of gold by PSU or banks against advance authorization, क्योंकि गोल्ड खाली PSU और बैंक्स एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट बेच सकते हैं। तो ये 4 केसेस में डीम्ड एक्सपोर्ट का रिफंड मिलता है। क्या है सर डीम्ड एक्सपोर्ट का रिफंड? देखो डीम्ड एक्सपोर्ट और जीरो रेटेड में फ़र्क क्या है? जीरो रेटेड में ना आप कभी रेसिपिएंट से कलेक्ट नहीं करते हो, पर डीम्ड एक्सपोर्ट में ना जैसे ये रेसिपिएंट EOU है तो 2 ऑप्शन है, या तो सप्लायर कलेक्ट्स फ्रॉम रेसिपिएंट and who will claim refund? Recipient claims refund. Recipient claims refund. तो रेसिपिएंट रिफंड क्लेम कर लेगा, ये ऑप्शन 1 है। अगर रेसिपिएंट ने बेयर किया है तो रेसिपिएंट क्लेम कर देगा। या दूसरा ऑप्शन में भी है, सप्लायर पेज GST फ्रॉम हिज पॉकेट, then in that case supplier will claim refund। तो यहाँ ना हमेशा विथ GST ही होगा, ये विदाउट IGST हो ही नहीं सकता, ये विथ GST ही होगा,
या तो सप्लायर क्लेम कर सकता है या रेसिपिएंट क्लेम कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज द बेनिफिट व्हेन यू सप्लाई टू EOU और अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, EPCG लाइसेंस और गोल्ड अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन. उसके बाद एक इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन आता है मर्चेंट एक्सपोर्ट. देखिए मर्चेंट एक्सपोर्ट में क्या होता है, दीज आर ट्रेडर्स हु आर वेरी गुड इन एक्सपोर्ट बिजनेस. तो ये लोग क्या करते हैं, ये मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को एक बेनिफिट दिया गया है कि देखो यहाँ तो वो लोग एक्सपोर्ट करेंगे, अब जो ये लोग परचेस करते हैं ना, से सपोज मिस्टर ए से ये लोग परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ अगर 18 चार्ज होगा GST, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर को रिफंड फाइल करना पड़ेगा. अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके रिफंड फाइल करे. तो व्हाट गवर्नमेंट हैज सजेस्टेड कि यहाँ जब आप सेल करोगे ना तो 0.1% पे चार्ज करना, मतलब 0.1% IGST, CGST SGST होगा तो 0.05% CGST, 0.05% SGST, तो यहाँ 0.1 आएगा, टोटल 100.1. तो क्या होता है, मर्चेंट एक्सपोर्टर को रिफंड के लिए नहीं जाना पड़ता है डिपार्टमेंट, क्योंकि उसने परचेस पे कुछ पे ही नहीं किया है, मतलब थोड़ा पे किया है. पर सर ये थोड़ा क्यों रखा है, एग्जाम्प्ट कर देता. एग्जाम्प्ट कर देता तो मिस्टर ए को अपने परचेजेस पे ITC नहीं मिलेगा, तो इसीलिए एग्जाम्प्ट नहीं किया है, लोअर रेट दिया है. सर फिर मिस्टर ए का तो अक्यूमुलेशन हो जाएगा ना, इसने तो यहाँ GST पे किया होगा ना 10-12 रुपये, तो ये क्या होगा, हाँ मिस्टर ए कैन क्लेम अ रिफंड अंडर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, कैन क्लेम रिफंड अंडर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि उसके केस में क्या हो रहा है, ही इज पेइंग मोर टैक्स ऑन परचेज एंड लेस टैक्स ऑन सेल. अब दिस इज अलाउड ओनली विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, बिकॉज यहाँ विथ पेमेंट IGST नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो परचेज पे कुछ पे ही नहीं किया है ना, तो विदाउट पेमेंट. सर इसका ITC मिलता है, हाँ ITC एलिजिबल. तो मर्चेंट एक्सपोर्टर कुछ और भी करता होगा तो उसके साथ वो सेट ऑफ कर लेगा, क्योंकि कोई लोकल सप्लाई एक भी कर देगा तो ये पूरा 0.1% सेट ऑफ हो जाएगा. प्लस कंडीशंस है, दोनों का नाम लिखा हुआ रहना चाहिए इन दी शिपिंग बिल, और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं ये 0.1% में खरीद रहा हूँ, और एक्सपोर्ट ख़त्म होने के बाद वो डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा, और 90 डेज में एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए. सो दीज आर दी कंडीशंस विच आर एप्लीकेबल फॉर मर्चेंट एक्सपोर्टर. पर बहुत अच्छा स्कीम है जहाँ 0.1%, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज पार्शियल एग्जेम्पशन. ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन से आता है, पार्शियल एग्जेम्पशन. जब एग्जेम्पशन देखा था तो इट कैन बी फॉर होल ऑफ GST और पार्ट ऑफ GST, ये पार्ट ऑफ GST. पार्ट ऑफ GST क्या सर, ये पूरा ही हो गया ना, हाँ पर फिर भी थोड़ा तो पे हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं पार्ट एग्जेम्पशन. उसके बाद सर और कोई केस है क्या रिफंड का, हाँ अब जनरल केसेस आता है. ई कैश लेडजर में देखो, ई कैश लेडजर में जो भी आपका बैलेंस है, क्या आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो, हाँ आराम से क्लेम कर सकते हो. ई कैश लेडजर का बैलेंस, इनफैक्ट कोई टाइम लिमिट भी अप्लाई नहीं होता है. बाकी जगह तो 2 ईयर्स का टाइम लिमिट अप्लाई होता है, बट ई कैश लेडजर में कोई टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता है, आप कभी भी क्लेम कर सकते हो. देन रॉन्ग प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर रॉन्ग प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो. ये रॉन्ग प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब C+S चार्ज्ड इंस्टेड ऑफ IGST, C+S चार्ज्ड इंस्टेड ऑफ IGST. तो क्या होगा, जितना भी आपने IGST पे किया है, आफ्टर यू गेट टू नो, वो IGST आपने पे कर दिया है तो C+S जो गलत से पे किया था उसका रिफंड ले सकते हो. ऑपोजिट भी ट्रू है, वाइस वर्सा भी अलाउड है. एंड यहाँ भी 2 ईयर्स का टाइम लिमिट होता है, 2 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट ऑफ करेक्ट टैक्स, 2 years from date of payment of correct tax. उसके बाद then the next one is refund voucher. अब ये refund voucher क्या होता है, देखिए
जब आपको एडवांस मिलता है तो आप क्या इशू करते हैं? रिसीट वाउचर। अगर कस्टमर को रिफंड दे रहे हो वो पैसे, तो कस्टमर को अगर रिफंड दे रहे हो तो क्या इशू करोगे? रिफंड वाउचर। तो कस्टमर को तो आप टैक्स भी वापस दे रहे हो। जब आप कस्टमर को टैक्स भी वापस दे रहे हो तो क्या आप गवर्नमेंट से टैक्स वापस लोगे? हाँ, वहाँ भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। दैट इज 2 years फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। देन यूएन एम्बेसी, क्या ये लोग रिफंड क्लेम कर सकते हैं? हाँ, ये लोग भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं सर। यहाँ 2 years फ्रॉम एंड ऑफ द क्वार्टर in which inward supply was received, in which inward supply was received, तो वहाँ से 2 years काउंट होगा। ठीक है। फिर रूल 95B कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, वो लोग भी क्लेम कर सकते हैं सर। हाँ, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का होता है, तो वो लोग भी परचेस करते हैं। थोड़े कंडीशंस है, GSTR 1 में सामने वाले ने अपलोड किया है, सामने वाले ने 3B में टैक्स पे कर दिया है। फिर ये कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट कैंटीन स्टोर यूनिट्स को सप्लाई कर रहा है जो नॉर्मली वो वहीं सप्लाई करते हैं। तो इन दैट केस ऑल्सो जो UN और एम्बेसी का ट्रीटमेंट है वही कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट का होगा। 2 years के अंदर वो लोग भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द क्वार्टर इन विच द गुड्स और सर्विसेज वर रिसीव। टूरिस्ट जो गुड्स लेके जा रहा है उसका रिफंड क्लेम कर सकता है, पर इसका प्रोसेस अभी तक नहीं आया है, तो वो अभी भी लिखा हुआ है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। और इनफैक्ट ये भी लिखा हुआ है कि टूरिस्ट को जब भी हम चार्ज करते हैं ना IGST चार्ज करना है, बट नोटिफिकेशन अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब ही नहीं हुआ है प्रोसेस। तो दिस इज़ एज गुड एज नॉट देयर इन योर सिलेबस, बिकॉज ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फिर आता है प्रोविजनल असेसमेंट। ये क्या है सर? प्रोविजनल असेसमेंट में क्या होता है? से सपोज आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट द GST रेट विच इज़ एप्लीकेबल ऑन माई प्रोडक्ट, तो मैं डिपार्टमेंट के पास जाता हूँ, बोलता हूँ डिपार्टमेंट पता नहीं चल रहा है क्या रेट लगेगा, 12% लगेगा, 18% लगेगा। तो डिपार्टमेंट अभी बोलता है चलो 18 पे कर दो। फिर फाइनल असेसमेंट होता है, फिर वो एनालाइज करके बताता है नहीं नहीं 12 ही लगेगा। तो मैंने तो 18 पे कर दिया है, अब डिपार्टमेंट बोल रहा है 12 पे करना है, तो वो 6% जो मैंने एक्स्ट्रा पे किया है ना उसका रिफंड क्लेम कर सकता हूँ। इज इट सर? हाँ। और यहाँ 2 years अप्लाई होता है फ्रॉम डेट ऑफ एडजस्टमेंट इन फाइनल असेसमेंट। फाइनल असेसमेंट में ना जो प्रोविजनली आपने टैक्स पे किया है वो एडजस्ट होता है, तो जिस दिन ऑर्डर आता है फाइनल असेसमेंट का उसमें ही एडजस्ट होता है, वहाँ से 2 years के अंदर आप क्लेम कर सकते हो। फिर जजमेंट, से सपोज एक कोर्ट केस चल रहा है और मेरे फेवर में जजमेंट आ जाता है, मैंने टैक्स ऑलरेडी भर दिया था क्योंकि डिपार्टमेंट सर पे बैठा था, तो वहाँ भी अगर फेवरेबल जजमेंट आ जाता है तो 2 years फ्रॉम डेट ऑफ सच जजमेंट आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और सर अगर मैंने कुछ एक्सेस टैक्स पे किया है, क्या मैं उसका रिफंड क्लेम कर सकता हूँ? हाँ, अगर आप प्रूव करते हो कि एक्सेस टैक्स पे किया है तो इवन अ अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम रिफंड। ओ इज इट सर? हाँ। इनफैक्ट ऐसे बिल्डर्स के केस में बहुत होता है कि मैंने एक फ्लैट बुक किया, अब फ्लैट बुक किया तो मैंने तो एडवांस पे कर दिया, उस पर GST भी भर दिया, 2 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, तो बिल्डर क्या करता है, मेरे को GST वापस नहीं देता है। क्यों सर? उसको क्रेडिट नोट इशू करना चाहिए ना। नहीं, क्रेडिट नोट कैसे इशू करेगा? देयर इज अ लास्ट डेट टू इशू क्रेडिट नोट, 30th November आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो वो गवर्नमेंट से पैसे GST के वापस ले नहीं पाता है तो मुझे भी नहीं देता है। तो क्या मैं जाके रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ? हाँ, जब भी वो कैंसलेशन हुआ ना वहाँ से 2 years का टाइम लिमिट मिलता है। जो जैसे ही कैंसलेशन हुआ वहाँ से 2 years के अंदर मैं रिफ़ंड एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन तो देना पड़ता है, सामने वाले की तरफ से वो क्रेडिट नोट की GST चार्ज नहीं किया है, अग्रीमेंट, कैंसलेशन कैसे हुआ, कितना पेमेंट किया था, कितना पेमेंट वापस आया, ये सब
डिटेल देना पड़ता है। सेम इंश्योरेंस पॉलिसी में भी होता है। से सपोज आज मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, फिर 2 इयर्स बाद पता चलता है कि नहीं नहीं वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो 2 इयर्स के बाद इंश्योरेंस कंपनी ना मेरे को जीएसटी काट के देगा, पर देखो सप्लाई नहीं हुआ तो जीएसटी तो लगना ही नहीं चाहिए। तो क्या मैं जीएसटी रिफंड ले सकता हूँ? यस, इवन इफ आई एम अनरजिस्टर्ड पर्सन आई कैन गो टू डिपार्टमेंट, फाइल अ रिफंड एप्लीकेशन एंड गेट दी रिफंड। अब ये तो यहाँ तो हम लोग ने देख लिया कि कहाँ कहाँ 2 ईयर्स अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई होता है। ई कैश में तो अप्लाई नहीं होता है। अब यहाँ भी लिखा हुआ है मर्चेंट एक्सपोर्टर में तो 2 ईयर्स वगैरह कुछ नहीं है। डीम्ड एक्सपोर्ट में डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न वहाँ से 2 ईयर्स कैलकुलेट होता है। कौन से किसका डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न? सप्लायर का। अब ये मैटर ही नहीं करता कि सप्लायर रिफंड क्लेम कर रहा है या रेसिपिएंट क्लेम कर रहा है। 2 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न फॉर दैट रेलेवेंट पीरियड। और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में 2 ईयर्स अप्लाई होता है। 2 ईयर्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर टैक्स पीरियड जिसके लिए आपको रिफंड क्लेम करना है। उसके बाद एक्सपोर्ट के केस में देखो, एक्सपोर्ट के केस में बहुत सारे केसेस है। एक्सपोर्ट के केस में से सपोज अगर एक्सपोर्ट आप कर रहे हो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का ले रहे हो तो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न से 2 ईयर्स कैलकुलेट होता है। अब विथ पेमेंट वाला कर रहे हो तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जब गुड्स इंडिया से निकल गया। सर्विसेज के लिए इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज लेटर, क्योंकि तभी उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा। नाउ ये तो हो गए सारे केसेस ऑफ रिफंड। अब कुछ स्पेशल रूल्स। रूल 96 इज बेसिकली फॉर एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अब वो बोलता क्या है? विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का मतलब क्या होता है? विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी मतलब आप आईजीएसटी पे कर रहे हो और उसी आईजीएसटी का आपको रिफंड मिल रहा है। कंडीशन है कि 1 and 3B में करेक्टली रिपोर्ट करना चाहिए। और जैसे ही आप शिपिंग बिल फाइल करते हो फॉर गुड्स, क्योंकि गुड्स के केस में शिपिंग बिल फाइल होता है, सर्विसेज के केस में तो हो नहीं सकता है। शिपिंग बिल जैसे ही फाइल करते हो गुड्स के केस में, इट इज़ डीम्ड रिफंड एप्लीकेशन। इज इट सर? हाँ। और उसके बाद आपने जैसे ही 1 और 3B का डेटा भरा आपको रिफंड मिल जाएगा। दैट्स हाउ क्विक इट इज़। कभी कभी तो रिटर्न फाइल करने के नेक्स्ट वीक में ही मिल जाता है, बहुत फास्ट है। रूल 96A। रूल 96A क्या बोलता है? दिस इज एक्सपोर्ट अंडर और ZRS अंडर बॉन्ड और LUT। तो बॉन्ड और LUT में आप लिखते क्या हो? ये LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो आप देते हो इसमें लिखते क्या हो? चलिए देखते क्या लिखते हैं। गुड्स के केस में हम लोग लिखते हैं दैट इफ नॉट एक्सपोर्टेड विद इन 3 months from date of removal, then pay GST within 15 days। तो 3 months एक्सपायर होते ही मैं 15 days के अंदर पे कर दूंगा। और सर्विसेज के केस में क्या बोलते हैं सर? सर्विसेज के केस में इफ फॉरेक्स नॉट रिसीव्ड विद इन 1 year और FEMA टाइम लिमिट विच एवर इज, क्या होगा बताओ? later, then I will pay for IGST within 15 days। और यहाँ कमिश्नर एक्सटेंशन भी दे सकता है, दैट इज ऑल्सो देयर। और फेमा का भी जो टाइम लिमिट होगा विच विल बी इंक्लूडिंग एक्सटेंशन। तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लिमिट दे दिया है इन रूल 96A।
ठीक है। रूल 96B, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इफ गुड्स के केस में आपने फॉरेक्स नहीं रिसीव किया तो देखिए, फॉरेक्स अगर रिसीव नहीं किया, क्योंकि गुड्स के केस में ना आप रिफंड अभी क्लेम कर सकते हो, फॉरेक्स रिसीव करना नहीं करना वो बाद में देखना है, पहले आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो अगर फॉरेक्स रिसीव नहीं किया है देन यू विल हैव टू पे द रिफंड बैक टू गवर्नमेंट। सर बाद में अगर फॉरेक्स आ गया विद इन टाइम लिमिट अलाउड बाय आरबीआई और एक्सटेंशन अलाउड बाय आरबीआई, देन वापस वो रिफंड आप क्लेम कर सकते हो। और ये जब रिफंड आप वापस देते हो ना गवर्नमेंट को, तो इंटरेस्ट के साथ देते हो, और इंटरेस्ट वापस नहीं मिलता है। सर अगर आरबीआई ने राइट ऑफ कर दिया है द रिक्वायरमेंट टू रिसीव फॉरेक्स, कि वहाँ वॉर चल रहा है यूक्रेन में, कहाँ से मैं फॉरेक्स मंगाऊँ, मैंने बेच तो दिया, अब फॉरेक्स नहीं आ रहा है, अगर आरबीआई राइट ऑफ कर देता है देन नो रूल 96B इम्प्लीकेशन, मतलब आपको रिफंड वापस देने की ज़रूरत नहीं है अगर आरबीआई राइट ऑफ कर देता है, पर आरबीआई इतने आसानी से राइट ऑफ नहीं करता है। फिर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन याद रखना। देखो गुड्स के केस में तो गुड्स मूविंग आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में देर आर सम कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। फर्स्ट, सप्लायर इज इन इंडिया। सेकेंड, रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। थर्ड, place of supply is outside India. Fourth, not merely establishments of the same distinct person. I mean, मेरा ब्रांच नहीं होना चाहिए, अलग कंपनी चलेगा, कंपनी हुआ तो रिफंड मिल जाएगा, खाली ब्रांच नहीं होना चाहिए। एंड देन फाइनली द लॉ सेज फॉरेक्स रिसीव्ड और INR एज परमिटेड बाय गवर्नमेंट। तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन याद रखना अच्छे से। 5 कंडीशंस है क्या? सप्लायर इज इन इंडिया, रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, नॉट मियरली एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द सेम पर्सन, एंड लास्ट वन, फॉरेन एक्सचेंज और INR वेर एवर परमिटेड बाय RBI इज रिसीव्ड। अभी वोस्त्रो अकाउंट का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है कि वहाँ रशिया में एक वोस्त्रो अकाउंट खोल दिया, रूपी बेस्ड ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो RBI से परमिटेड है, तो उस केस में रिफंड मिलेगा, हाँ, इट विल स्टिल क्वालिफाई टू बी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। फिर अपवर्ड रिवीजन, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अपवर्ड रिवीजन कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा हुआ रहता है कि आज मैं आपको 100 रुपया में सप्लाई कर रहा हूँ, आगे जाके ऐसा हो सकता है कि एस्केलेशन क्लॉज है, 10 रुपया एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। तो आज मैंने 100 रुपया में बिल किया, 100 रुपया मैंने रिसीव कर दिया, 100 रुपया पे GST पे किया, उस GST का रिफंड ले लिया। अब आगे जाके वो एस्केलेशन क्लॉज ट्रिगर हो जाता है, अब मुझे 10 रुपया का डेबिट नोट इशू करना है। किसको इशू करना है? रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया। तो ये 10 रुपया पे भी मुझे GST पे करना पड़ेगा बराबर, क्योंकि डेबिट नोट विल बी विद GST, और डेबिट नोट का इशू करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब डेबिट नोट जब मैं विद GST इशू करूंगा, तो वो डेबिट नोट पे जो मैं GST पे कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ अपवर्ड रिवीजन ऑफ प्राइजेस, क्या मैं उसका भी रिफंड क्लेम कर सकता हूँ? द आंसर इज येस, I can claim a refund of even that particular ट्रांजैक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा, CA/CMA सर्टिफिकेट चाहिएगा, अपवर्ड रिवीजन का अग्रीमेंट चाहिएगा, डेबिट नोट चाहिएगा, शिपिंग बिल ओरिजिनल डिटेल्स चाहिएगा, गुड्स जो भेजा, अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, ये सारा डॉक्यूमेंट्स दे के आप वापस रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सर ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होगा? नहीं, ऑटोमेटिक तो प्रोसेस नहीं होगा ये। सर उसी केस में डाउनवर्ड रिवीजन हो गया, तो डाउनवर्ड रिवीजन अगर हुआ है तो आपको रिफंड वापस देना पड़ेगा। और सर हम लोग क्लेम कर सकते हैं, हाँ, क्रेडिट नोट इशू करके सब्ट्रैक्ट कर देना अपने रिटर्न्स में, और वो पैसा गवर्नमेंट को वापस भर देना अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर ऑब्वियसली, अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवीजन विल नेवर बी विदाउट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा क्योंकि पहले आपने पूरा रिफंड क्लेम किया था,
अब डाउनवर्ड रिवीजन हो रहा है, तो जब आप रिफंड वापस दे रहे हो गवर्नमेंट को तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। चलिए एक बार पूरा देख लेते। डॉक्यूमेंटेशन आप एक बार देख लीजिएगा ऑफ रिफंड चैप्टर। दिस इज़ द बेस स्ट्रक्चर। डॉक्यूमेंटेशन हर जगह अलग अलग एप्लीकेशन जाता है, वो एक बार चेक कर लीजिएगा। आपको दो चीज़ देना पड़ता है, एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दैट यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड, दूसरा यू हैव टू प्रूव दैट देर इज़ नो अनजस्ट एनरिचमेंट। एक्सपोर्ट वगैरह के केस में या रिफंड वाउचर के केस में या ई कैश लेडजर के केस में, ये सब केसेस में, या प्लेस ऑफ सप्लाई, रॉन्ग प्लेस ऑफ सप्लाई के केस में आपको अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव ही नहीं करना है। सर अनजस्ट एनरिचमेंट होता क्या है? अनजस्ट एनरिचमेंट इज एज अ सप्लायर इफ़ आई हैव अनजस्टली एनरिच्ड माई सेल्फ, मतलब मैंने कस्टमर से भी पैसे ले लिए और गवर्नमेंट से रिफंड भी मांग रहा हूँ, तो मैं अनजस्टली एनरिच कर रहा हूँ मेरे, क्योंकि मैंने वो टैक्स बेयर नहीं किया है। प्रिंसिपल ऑफ लॉ सेज जिसने टैक्स बेयर किया है वही रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। इसीलिए एक्सपोर्ट के केस में ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट के केस में तो मैं ही बेयर करता हूँ और मैं ही रिफंड क्लेम करता हूँ। तो बी केयरफुल अबाउट अनजस्ट एनरिचमेंट। और अगर मोर देन 2 लाख है तो CA सर्टिफिकेट चाहिए रहता है टू प्रूव अनजस्ट एनरिचमेंट। चलिए एक बार सारे प्रोविजन वापस देख लेते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। पहला चीज जो हमने डिस्कस किया वो था जीरो रेटेड सप्लाई। अब जीरो रेटेड सप्लाई देखो, दो ट्रांजैक्शन होते हैं, एक्सपोर्ट और सप्लाई टू SEZ यूनिट और डेवलपर फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन, जिसके लिए उनको परमिशन मिला है। विथ पेमेंट ऑफ IGST करोगे तो जो IGST पे किया है उसका रिफंड मिल जाएगा। विदाउट पेमेंट ऑफ IGST करोगे तो बॉन्ड या LUT में करोगे। कितना रिफंड क्लेम कर सकते हैं? अनयूटिलाइज्ड ITC का फॉर्मूला है, टर्नओवर ऑफ ZRS ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ ZRS ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट ITC। सारा टर्म्स डिफाइंड है। ZRS ऑफ गुड्स क्या होता है? एक्सपोर्ट वैल्यू और 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू विच एवर इज लोअर। एक्सपोर्ट वैल्यू भी डिफाइंड है, जो आपने इनवॉइस पे लिखा या शिपिंग बिल पे जो है विच एवर इज लोअर। और FOB है यहाँ, तो आप CIF का भी बिल करोगे तो FOB कंसिडर होगा, CIF कंसिडर नहीं होगा। देन ZRS ऑफ सर्विस, जब सर्विस कंप्लीट हो जाता है, एंड फॉरेक्स इज रिसीव्ड, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तभी उसको ZRS ऑफ सर्विसेज माने जाएगा। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर एक ही चीज़ एक्सक्लूड करता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई। पर सर अगर एग्जेम्प्ट को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इंक्लूड करना, बिकॉज एग्जेम्प्ट को अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ZRS इतना पावरफुल है कि वो एग्जेम्प्ट को भी एक्सपोर्ट में कन्वर्ट कर सकता है। नेट ITC अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। ब्लॉक क्रेडिट को यहाँ इंक्लूड मत कर देना, समथिंग रिलेटेड टू एग्जाम सप्लाई को इंक्लूड मत कर देना, और कैपिटल गुड्स को इंक्लूड मत कर देना। अभी मैक्सिमम रिफंड कितना मिलता है सर? मैक्सिमम रिफंड मिलता है मेरे को फॉर्मूला और ई क्रेडिट बैलेंस, और 2 दिन का ई क्रेडिट बैलेंस देखना पड़ता है। एक तो एंड ऑफ टैक्स पीरियड, जैसे अगर मैं अप्रैल मई जून के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो एंड ऑफ जून का बैलेंस, डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन, जिस दिन मैंने एप्लीकेशन फाइल की, और ये सबका विच एवर इज लोअर वो रिफंड क्लेम कर सकते हो आप। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट इज मोर देन रेट ऑफ टैक्स ऑफ आउटपुट। फॉर्मूला दे रखा है, प्रोपोर्शनेट ITC माइनस प्रोपोर्शनेट आउटपुट। क्या है फॉर्मूला? टर्नओवर अंडर ITS डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट ITC ऑन इनपुट्स। तो यहाँ तो इनपुट्स का हमने प्रोपोर्शनेट कर दिया, माइनस टैक्स पेएबल अंडर ITS, ये आउटपुट हो गया, इनटू नेट ITC ऑन इनपुट्स डिवाइडेड बाय टोटल ITC ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। ठीक है। डीम्ड एक्सपोर्ट 4 केस, सप्लाई टू अ पर्सन हैविंग एडवांस ऑथराइजेशन, सप्लाई टू अ EOU, सप्लाई टू अ पर्सन हैविंग EPCG लाइसेंस, और गोल्ड अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन फॉर PSU एंड बैंक्स। 2 ऑप्शन है, या तो सप्लायर अपने जेब से पे करके खुद रिफंड क्लेम कर सकता है, या रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करके रेसिपिएंट को बोलेगा तुम क्लेम कर लो। मर्चेंट एक्सपोर्टर परचेस कर सकता है एट 0.1%, और ये एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ IGST ही करना पड़ेगा उसको। देन ई कैश लेडजर कभी भी क्लेम कर सकते हो, कोई टाइम लिमिट भी अप्लाई नहीं होता है।
रॉन्ग प्लेस ऑफ सप्लाई होगा तो रिफंड क्लेम कर सकते हो। रिफंड वाउचर, हाँ, यूएन एम्बेसी या कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट भी क्लेम कर सकते हैं। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट कहाँ का? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। टूरिस्ट, यस। प्रोविजनल असेसमेंट, यस। जजमेंट, यस। अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसने एक्सेस टैक्स पे किया है वो भी रिफंड क्लेम कर सकता है 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और वो कैंसलेशन जब होगा तब का टाइम लिमिट अप्लाई होगा। देन रूल 96 विथ पेमेंट ऑफ IGST 1 और 3B में सारा डेटा देना है। शिपिंग बिल फॉर गुड्स इज डीम टू बी रिफंड एप्लीकेशन, कुछ अलग से रिफंड एप्लीकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। 96 से आप वादा करते हो कि अगर 3 months में मैंने नहीं एक्सपोर्ट किया तो मैं 15 days के अंदर पे कर दूंगा, और 1 year या फेमा का टाइम लिमिट, अगर उतने दिन में मेरे पैसे नहीं आए सर्विसेज के केस में तो विद इन 15 days में GST विथ इंटरेस्ट पे कर दूंगा। उसके बाद 96B इज़ अ केस फॉर गुड्स, अगर गुड्स के केस में फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिला है तो रिफ़ंड वापस देना पड़ेगा। बाद में मिल गया है तो फिर रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो, पर इंटरेस्ट नहीं क्लेम कर सकते हो। RBI ने राइट ऑफ कर दिया है तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन याद रखना, अपवर्ड सप्लाई और डाउनवर्ड सप्लाई अच्छे से करके जाना, ठीक है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।